डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूपीएससी 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। और हमेशा की तरह पहले आप लोग पेन कॉपी ले लीजिए, खुद इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिए और फिर देखिए क्या क्या पॉइंट्स आप लोगों के मिल रहे हैं और क्या क्या नहीं है। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है? प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और निर्णय विधियों की मदद से लैंगिक न्याय के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिए। Explain the constitutional perspective of gender justice with the help of relevant constitutional provision and case law. देखिए यहाँ पे सिंपल आपसे पूछा जा रहा है, एक तो आपके यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बातें पूछी जा रही हैं। एक तो आपका ये पूछा जा रहा है कि जेंडर जस्टिस को लेके हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है। दूसरा आपका ये पूछा जा रहा है यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के या कोर्ट्स के जजमेंट क्या है। तो केस लॉज आपको बताने होंगे। ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद आपका क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद पार्लियामेंट क्या करता है, पार्लियामेंट इस रेस्पेक्ट में कोई लॉ बनाता है। तो पार्लियामेंट इनेक्ट्स अ लॉ टू इनफोर्स जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजमेंट ऑफ कोर्ट्स। ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि कई बार उच्चतम न्यायालय के निर्णय को लागू करने के लिए संसद अधिनियम बनाता है। तो ये भी आप देख सकते हैं। तो आपको ये बताना कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन कौन से हैं जो जेंडर जस्टिस को इंश्योर करता है, साथ ही साथ में केस लॉज कौन कौन से हैं जो मेक श्योर करते हैं कि जेंडर जस्टिस हो रहा है। अब आपको यह समझना है कि जेंडर जस्टिस होता क्या है। तो सिंपली आप देखिएगा कि जेंडर जस्टिस इंश्योर्स दैट देयर इज इक्वल ट्रीटमेंट फॉर मैन, वुमेन एंड द थर्ड जेंडर आल्सो, and the government is making policy programs proactively to ensure gender justice। तो आपका क्या है कि इसमें क्या क्या होंगे कि जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, जो लैंगिक आधार विभेद हमारे देश में है, उसको समाप्त करने की बात आपकी करी जाएगी। साथ ही साथ में हमारे देश में जो अधिनियम बनेंगे, जो नीतियां बनेंगी, जो सरकार के कार्यक्रम आएंगे और जो हमारे रीति रिवाज और प्रैक्टिसेज होंगे, उनमें भी मेक श्योर किया जाएगा कि जेंडर जस्टिस इंश्योर हो। ये बात आपका है। तो अब देखिए कि क्या क्या प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो जेंडर जस्टिस को इंश्योर करते हैं। व्हाट आर द वेरियस प्रोविजंस विच इंश्योर जेंडर जस्टिस। आर्टिकल 14 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो क्लियर कट कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसमें आपके किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन अगर होता है देश के अंदर तो उसको इससे रोका जा सकता है। तो आर्टिकल 14 इज द एडिफाइस ऑफ ऑल द इक्वलिटी प्रिंसिपल और इक्वलिटी कंसेप्ट इन इंडिया। ये हमारे सारे समता के अधिकार का नींव आप देख सकते हैं। आर्टिकल 14 प्रेमबल में भी आपका इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की गई है और यहां पे भी मेक श्योर किया गया है कि जो प्रेमबल हमारा है वो इक्वलिटी अमंगस्ट ऑल को प्रमोट करे, सबके बीच में समता आपका बढ़ाया जाए। फिर अनुच्छेद 15(1) देखिएगा तो उसमें क्लियर कट लिखा गया है। तो यहाँ पे रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। ऑल्दो सेक्स इज अ बायोलॉजिकल कंसेप्ट and gender is a concept which has been originated by a society, it is a societal construct। समाज के द्वारा निर्मित जो विभेद हैं पुरुष और महिला और जो थर्ड जेंडर है, इसको आप कहिएगा कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। ये बात आपको स्पष्ट रूप से समझना है कि आर्टिकल 15(1) कहता है कि स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग द सिटीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो वहां पे जो शब्द का उपयोग किया जा रहा है वो सेक्स है, लेकिन सेक्स और जेंडर में अंतर क्या होता है। सेक्स इज अ बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, शरीर के बनावट के वजह से जो अंतर होता है उसको हम कहते हैं सेक्स।
और जो समाज के द्वारा कुछ कर्तव्य थोप दिए जाते हैं या समाज के द्वारा कुछ विभेद किए जाते हैं पुरुष और महिला के आधार पे, इसको हम बोलते हैं जेंडर। तो ये बात आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आर्टिकल 15(1) में सेक्स बोला गया है, लेकिन इसको आप जेंडर के साथ जोड़ सकते हैं। और यहाँ पे 15(1) क्लियर कट कहता है कि स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट among citizens on the basis of race, religion, caste, sex and place of birth। तो ये बात आप यहाँ पे देखिएगा। आर्टिकल 15(3) क्या कह रहा है? स्टेट कैन मेक प्रोविजंस फॉर द वेल बीइंग ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन। तो यहाँ पे फिर महिला के लिए आपका बात किया गया है। आर्टिकल 16 आपका क्या कहता है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 21 अगर आप देखिएगा तो आर्टिकल 21 आपका क्या कहता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन का अधिकार और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार। ये भी मेक श्योर करता है कि जो जेंडर जस्टिस है वो इंश्योर हो, क्योंकि इस आर्टिकल का इंटरप्रिटेशन करके सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सारे आपके जजमेंट्स दिए हैं। इसी को लेके आप देखिएगा सायरा बानो वाले केसेज में आप देखिएगा, एक आपका है एडवोकेट कंपनसेशन इन केस ऑफ डाइवोर्स और एक है आपका ट्रिपल तलाक को नल एंड वॉइड करने की बात आपकी कही गई है। तो इस आर्टिकल को लेके बड़े सारे जजमेंट्स आपके सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। फिर आर्टिकल 23 देखिएगा, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर। यहाँ पे आपका बोला गया है कि बलात् श्रम, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध कहा गया है। और इसमें ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स में ट्रैफिक ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन को प्रोहिबिट किया गया है। उसके लिए इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट भी पार्लियामेंट ने बनाया है। तो ये भी आप देख सकते हैं। आर्टिकल 39(a) क्या कह रहा है? इक्वल लाइवलीहुड फॉर मैन एंड वुमेन, जीवन यापन करने के लिए समान अवसर महिला और पुरुष दोनों को दिया जाए। फिर आप देखिएगा 39(b) क्या कह रहा है? इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क, महिला और पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाए। फिर आप देखिएगा आर्टिकल 42, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस एंड प्रोविजन फॉर मैटरनिटी रिलीफ। तो यहाँ पे मैटरनिटी रिलीफ के लिए भी उपबंध आपका बताया गया है। तो यही आर्टिकल 42 आप देख सकते हैं। फिर 46 आपका क्या है? डाउन ट्रॉडन वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो आपके हैं इंक्लूडिंग शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, उनके लिए एजुकेशनल और इकोनॉमिक वेलफेयर इंश्योर करना है। तो जो भी वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, चाहे वो यहाँ पे स्पष्ट रूप से मैन वुमेन नहीं लिखा है, लेकिन जो भी वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, चाहे वुमेन हो गई, चाहे LGBTQ हो गए, चाहे ओल्ड एज हो गया, चाहे ऑर्फेन्स हो गए, चाहे विडोज हो गए, सबके लिए इसमें आप क्या कर सकते हैं? प्रोविजन बना सकते हैं। दो आर्टिकल 39(a), 39(b), 42 एंड 46 आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, लेकिन ये गवर्नमेंट को डायरेक्शन देते हैं कि आप ऐसा लॉज बनाइए जिसमें इक्वल जस्टिस इंश्योर हो फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। फिर आप देखिएगा ये फंडामेंटल ड्यूटी है। 51(a)(e) में क्लियर कट बोला गया है कि जो डेरोगेटरी प्रैक्टिस है वुमेन के लिए, वो भारत के नागरिकों को त्याग देना चाहिए। जो भी ऐसा आपका आचरण है जो कि महिलाओं के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, उनको कहीं ना कहीं भारत के लोग छोड़ दें, ये बात आपका बोला जा रहा है। 243(b) और 243(p) ये रिजर्वेशन फॉर आपके यहाँ पे देखिएगा पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटी फॉर वुमेन आपका प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। आप देखिएगा कि जो पंचायती राज है, पंचायती राज में जो भी 3 स्टेज आपके हैं, ये 3 स्टेज है पंचायती राज के। एक आपका है जो देखिएगा जिला परिषद, एक है आपका पंचायत समिति, एक है ग्राम पंचायत। जिला परिषद का चेयरपर्सन होगा, इसके मेंबर्स होंगे। पंचायत समिति के चेयरपर्सन होगा, इसके मेंबर्स होंगे। और ग्राम पंचायत का चेयरपर्सन होगा, इसके मेंबर्स होंगे। तो इसमें जो रिजर्वेशन मिलता है वो 33% आपका मिलेगा वुमेन के लिए फॉर बोथ चेयरपर्सन एज वेल एज मेंबर्स, चेयरपर्सन एज वेल एज मेंबर्स दोनों के लिए मिलेगा। लेकिन अगर आप म्युनिसिपैलिटी के लिए बात करिएगा तो म्युनिसिपैलिटी में 3 टियर स्ट्रक्चर तो नहीं होता, लेकिन 3 तरह के म्युनिसिपैलिटी हो सकते हैं। नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन।
नगर पंचायत, नगर निगम और नगर परिषद। ये नगर पंचायत है, ये नगर परिषद है, ये नगर निगम है। इसमें जो केवल और केवल रिजर्वेशन आपका होगा वो मेंबर्स के लिए होगा। आपके चेयरपर्सन के लिए रिजर्वेशन स्टेट लेजिस्लेचर बाय लॉ प्रोवाइड करेगा। फिर आप देख सकते हैं 330A, 332, 334A, ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम है जिसके अंदर रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट आपका प्रोवाइड किया गया है। 33% ऑफ द सीट्स विल बी रिजर्व इन लोकसभा अंडर आर्टिकल 330A। 332A के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% सीट्स रिजर्व होगा और यहाँ पे ये जो रिजर्वेशन आपको मिलेगा ये 15 साल तक वैलिड आपका रहेगा। फिर 326 आप देखिएगा, आर्टिकल 326 अगेन कहता है कि जो हमारे देश में मतदाता सूची बनाया जाएगा, इट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट एंड सेक्स। तो यहाँ पे आपका फिर एक मेक श्योर किया जा रहा है कि मैन और वुमेन के बीच में डिस्क्रिमिनेशन आपका नहीं हो सकता। ऑल्दो ये 0.6 के लिए, लेकिन ये इक्वली आपको एक तरह से वैलिड किया जा सकता है जेंडर के लिए भी। तो ये बात आपका है जो आप देख रहे हैं। फिर नेक्स्ट बात आप देखिएगा, जो हमारे यहाँ पे जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, केस लॉज अगर आप देखिएगा तो बड़े सारे केस लॉज हैं। जैसे इसमें आप देखिएगा पहला विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, भावरी देवी का केस था जिसमें भावरी देवी के साथ गैंग रेप किया गया और फिर इनके बॉडी पार्ट को काट के जगह जगह फेंक दिया गया। उसमें ये आपका जजमेंट आया था कि जो भी आपके वर्क प्लेस है वहां पे जो वुमेन आपके हैं उनके वेल बीइंग को इंश्योर किया जाए और अगर 10 से ज्यादा वहां पे अगर कर्मचारी हैं तो एक कंप्लेंट कमेटी बनाया जाएगा जिसमें वुमेन के कंप्लेंट को पहले एड्रेस किया जाए और फिर कैसे कैसे एक्सकेलेट किया जाएगा। तो ये आपका था वर्क प्लेस में वुमेन की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए जजमेंट आपका आया था। जोसेफ साइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में आप देखिएगा कि जो पुराने नियम थे जिसमें एडल्ट्री की पॉसिबिलिटी थी, जिसमें आप देखिएगा कि अगर कोई शादीशुदा महिला है और किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाती है तो उसका पति किसी अन्य पुरुष के ऊपर केस इनिशिएट कर सकता है। इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड आपका कर दिया कि अब ऐसा नहीं होगा कि शादीशुदा महिला किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाती है तो उसका पति उस अन्य पुरुष पे आपका केस कर पाएगा। तो ये एडल्ट्री का केस, इसमें ये माना जाता था कि वुमेन को आप अपनी प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। वुमेन की लिबर्टी का ये बात आपका कहा जाता है। फिर वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ पंजाब वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2013 वाले केस में आप देखिएगा अगेन एक जो हमारे यहाँ पे फीमेल फोर्टिसाइड को लेके, भ्रूण हत्या को लेके जो मामले आते थे उसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया और सेक्स सिलेक्शन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, जिसमें आप एक तरह से ये पता करते थे कि बच्चा जो है वो आपका पुरुष है कि महिला है, वो सब अब आपका नहीं हो सकता। फिर आप देखिएगा कि इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में इसमें क्या है कि अगर कोई हस्बैंड वाइफ है और पहली बात तो ये शादी अलाउड नहीं होती, लेकिन अगर किसी कारणवश शादी हो गई है ऐसी महिला की जो 18 वर्ष से कम की है और उसका पति उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो इसको मैरिटल रेप के केस के अंदर माना जाएगा और उसके पति को दंड दिया जा सकता है इसमें। फिर अंजू गर्ग वर्सेज होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया में आप देखिएगा कि इसमें क्या केस था कि जो महिलाएं होती थी पहले जहाँ पे शराब सर्व किया जाता था, लिकर सर्व किया जाता था, वहां पे उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकता था, लेकिन अब इस जजमेंट के चलते वहां पे भी एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। फिर आप कुछ और केसेस भी देख सकते हैं, जैसे कि आप सायरा बानो शाहबानो वाला केस आप देख सकते हैं जिसमें एडिक्वेट कंपनसेशन का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। अभी रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के थ्रू जो मुस्लिम वुमेन है वो एडवोकेट कंपनसेशन का क्लेम कर सकते हैं, उतना ही होगा जो बाकी सारे आपके जनरल हिंदू या कोई भी और धर्म की महिलाओं को मिलेगा। फिर आप देखिएगा सायरा बानो में, उसमें आप जो केस आप देख सकते हैं उसमें ट्रिपल तलाक को नल एंड वॉइड आपका किया गया। बाद में पार्लियामेंट ने इसके ऊपर मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट भी बनाया। फिर एक और आप जजमेंट देख सकते हैं साबरीमाला केस, जिसके अंदर वुमेन्स को भी इन मंदिरों में जाने के लिए अलाउंस दिया गया। तो ऐसे बड़े सारे जजमेंट्स आपके सुप्रीम कोर्ट के हैं
जो मेक श्योर कर रहे हैं कि जेंडर जस्टिस इंश्योर आपका हो देश के अंदर। ठीक है, तो ये सारे प्रोविजंस हैं जो आप देख रहे हैं। Explain the constitutional perspective of gender justice with the help of relevant constitutional provision and case laws। तो ये सारा पॉइंट है। लास्ट में आप कंक्लूड कर सकते हैं कि by ensuring gender justice, India can perform better in global gender index, as well as it will ensure that the 50% of population are equally treated, which will also ensure social, economic and political empowerment of women। तो ये पॉइंट आपका है। तो आज के इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं आप। थैंक यू।